नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी की डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज जो है अपनी एक साइंस की क्लास है जो साइंस मैराथन है। इसके अंदर लगभग 110 क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन जो है वो अपने डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है साइंस के अंदर इसकी सब्जेक्टिव क्लासेज जो है वो कर चुके हैं। तो अगर आप सब्जेक्टिव क्लासेज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई एक चैनल के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव किया, तो ऑब्जेक्टिव भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव की भी 10-11 क्लास जो है वो हमने टॉपिक वाइज और मिक्स्ड क्लास जो दोनों ही अपने अपलोड की गई है और प्लेलिस्ट बनाई गई है। ठीक है, अब आज अपनी क्या रहेगी, मैराथन क्लास रहेगी। मतलब कि जब तक सभी क्वेश्चन नहीं हो जाते ये क्लास रेगुलर अपनी चलती रहेगी। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं है, लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी और सभी क्वेश्चन अपने करेंगे। सभी टॉपिक के क्वेश्चन इसके अंदर रखे गए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ में थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो कनेक्टेड रहेगा पिछली क्लासेज से। ठीक है, और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। देखो ऐसा है कि जो क्वेश्चंस अपने होते हैं वो वही क्वेश्चन आरएस में आ जाते हैं, वही पटवारी में आ जाते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं और छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम जो है उसके अंदर कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन रिपीट जनरली हो जाते हैं छोटे एग्जाम के बड़े एग्जाम में, बड़े एग्जाम के छोटे एग्जाम में। ठीक है, तो अब अपने शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये न्यूज़ जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। क्यों? स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो इन शहरों के अंदर जो है वो आयोजित करवाई जाने वाली है। जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। सीकर का जो है वो प्लान थोड़ा सा अभी सोच विचार के अंदर चल रहा है, उसके बाद में पता चलेगा कि सीकर में होगा या नहीं होगा। और इनके रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आप एनडीसी क्लासेज ऐप जो है वो आप इंस्टॉल कीजिए, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाइए। इसकी 100 रुपये जो है वो फीस रखी गई है। ठीक है, और प्राइज मनी जो है वो 11,000 फर्स्ट, सेकंड जो है 5100, थर्ड जो है वो 2100 मतलब 2100। उसके अलावा 4 से 10 रैंक लाने वालों को भी प्राइज दिया जाएगा और 11 से 20 वालों को वो बुक जो है वो उनको दी जाएगी। ठीक है, तो अब अपने बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ध्यान रखना कि सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, तो सभी की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किस तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? देखो थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो पेपर में अपने को आती है, क्योंकि पेपर सेटर क्या करता है, क्वेश्चन इजी रखेगा लेकिन लैंग्वेज हार्ड कर देगा। ठीक है, अब देखो किस तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित, मतलब किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित, मतलब कैसे पता चलता है, परमाणु संख्या कैसे पहचानते? तो मैंने आपको बताया था एक होता है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों का जो योग होता है वो अपना द्रव्यमान होता है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स जो है वो बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद परमाणु संख्या जो है वो प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन से पहचानी जाती है। ठीक है, तो देखो किससे हो जाएगी, किससे संदर्भित, प्रोटॉन की संख्या से संदर्भित होती है। जनरली मतलब 90% केस के अंदर प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ठीक है, उतने ही परमाणु क्रमांक उसका होगा। और परमाणु भार या फिर द्रव्यमान क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को परमाणु भार बोला जाता है। उसके बाद में देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होता है कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, मतलब यहाँ पर जो है वो इसकी यूनिट नहीं आती, -1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से किस तत्व के अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है? देखो कुछ टाइम पहले एक क्लास ली थी, उसके अंदर मैंने आपको
20 तक परमाणु क्रमांक लिखवाए थे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से मैंने आपको लिखवाई थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑप्शन में है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और क्लोरीन है। तो परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक किसके अंदर हो जाएगी, वो अपने हो जाएगी यहाँ पर सल्फर के अंदर। ठीक है, सल्फर के अंदर, याद रखना क्लोरीन के अंदर नहीं होगी, सल्फर के अंदर होगी, ये अपने को याद रखना है। और अगर पिछली क्लास में जो अपने को 20 नंबर तक की पीरियोडिक टेबल लिखवाई थी, अगर वो आपको याद नहीं हुई तो फिर ये क्वेश्चन आप इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। अब देखो, नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होगा, अभी सेम क्वेश्चन अपने पास में आया। देखो परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये होती है, बराबर होती है प्रोटॉन की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इनके बराबर होती है, तो प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन ये रीट के अंदर पूछा गया था और वो जो है शायद पुलिस के अंदर जो है वो पूछा गया था, राजस्थान पुलिस 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो उसके बाद में देखो द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है। पहले था परमाणु क्रमांक, अब है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो होता है इसका द्रव्यमान या फिर भार जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, किस तत्व के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसी तत्व के गुण, गुण जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। देखो गुण जो होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर ये निर्धारित किए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, देखो एक रीजन बताता हूँ। देखो जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी तो उसके अंदर निश्चित किया गया था कि एक जैसे परमाणु जो है वो साथ में रखे जाते हैं। मतलब अभी जो साथ में रखे गए हैं उसका मतलब उसके परमाणु क्रमांक समान है, आसपास में है। इसका मतलब जिन जो आसपास में है उनके गुण भी क्या है, आपस में समान है। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर इनको क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। ये भी देखो आया हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है। सर्वाधिक संख्या में, देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो अपने को भार दिया जाता है उसमें अपने को उसके परमाणु संख्या मतलब कितने परमाणु है ये निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि मान लो 100 किलो चीनी है। ठीक है, अब 10-10 केजी की अपने को बोरियां बांधनी है, तो कितनी बोरियां बंधेगी, मतलब 100 केजी है, 10-10 केजी की बांधनी है तो 10 बोरियां बंधेगी। ठीक है, अब जो यहाँ पर परमाणु बोला गया है वो परमाणु भी इसी तरीके से निकाला जाता है। कैसे, मतलब कि जितना भार दिया गया बटा में उसका परमाणु भार रखा जाता है। ठीक है, अब देखो हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, इसका परमाणु भार कितना है, 4 ग्राम है। ठीक है, तो अपने को 4 ग्राम में ये वाला 4 ग्राम में इस 4 ग्राम का जब भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, मतलब इसमें तो 1 परमाणु है। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर है Na का जो परमाणु भार होता है वो होता है 23। और ये कैसे पता चल रहा है, ये जो है मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर हर क्लास में मैं आपको ये बार बार मैं बताता रहता हूँ ताकि ये कुछ मेन एलिमेंट्स जो है वो आपको याद हो जाए। ठीक है, देखो 46 है तो 46/23, 46/23 तो कितना आ गया, 2। मतलब इसके अंदर 2 परमाणु है, इसके अंदर तो केवल 1 ही परमाणु था। अब देखो यहाँ पर है हीलियम, हीलियम 2 नंबर पे आता है और इसका परमाणु भार कितना है, 4। देखो 4 क्यों है, 2 नंबर पे आता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 ही इसके अंदर क्या हो जाएंगे, 2 प्रोटॉन और 2 ही इसमें न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो हीलियम आता है 2 नंबर पे तो 4 इसका भार हो जाएगा, तो 12/4, तो 4 × 12। तो सबसे ज्यादा देखो परमाणु संख्या, परमाणुओं की संख्या या फिर मोलों की संख्या किसमें हो जाएगी, वो हो जाएगी 4th ऑप्शन हीलियम के अंदर। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 1 ग्राम भी पूरा नहीं है।
उसके बाद में देखो निम्नलिखित में से एक परमाणुक है, एक परमाणुक, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखो ये आर्गन जो है, ये देखो फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, साथ ही साथ में रीट 2022 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आर्गन जो है वो एक परमाणुक है, ठीक है। हाइड्रोजन देखो H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O2 लिखा जाता है, ओजोन को O3 लिखा जाता है, ठीक है। O3 मतलब परमाणु की संख्या 3 है, H2 मतलब परमाणु की संख्या 2 है, यहाँ पर भी परमाणु की संख्या 2 है, लेकिन आर्गन को Ar लिखा जाता है, मतलब एक परमाणु ये होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की? अब देखो मैं पूरा का पूरा आपको इसके अंदर बता देता हूं। देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, जे थॉमसन। कैसे? देखो इलेक्ट्रॉन ई इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर जे है, मतलब कि दो दो मतलब सेम, एक एक अक्षर वाले, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। अब देखो प्रोटॉन की खोज जो है वो इसमें अलग अलग मान्यता है। प्रोटॉन की खोज अगर ऑप्शन के अंदर गोल्डस्टीन हो तो गोल्डस्टीन करना है, और ऑप्शन के अंदर गोल्डस्टीन ना हो तो रदरफोर्ड करना है, रदरफोर्ड। वास्तव में खोज जो की थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड इसलिए माना जाता है, कई बार मान लिया जाता है। उसका रीजन ये होता है, एक तो ऑप्शन में ना हो तो अपने को रदरफोर्ड करना है। अब देखो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया था, नाभिक की खोज जो की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। उसने क्या किया, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, एक पन्नी ली, उससे बहुत सारी किरणें फेंकी, ठीक है, किरणें फेंकी किसके ऊपर, एक सोने की अल्फा, सोने की जो पन्नी थी उसके ऊपर फेंकी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अधिकांश किरणें सीधी निकल गई, अधिकांश किरणें सीधी निकल गई, लेकिन एक किरण वापस घूमकर वापस निकल गई, और कुछ किरणें थी वो इस तरीके से टकराकर तिरछी निकल गई। सीधी निकल गई इसका मतलब नाभिक जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है, लेकिन बीचों बीच में टकराकर वापस आ गई 180 डिग्री पे, मतलब बीच में कोई एक ऐसी सॉलिड चीज है जिससे किरणें टकराकर वापस आ रही है, ठीक है। टकराकर वापस आ रही है इसका मतलब उसको नाम उन्होंने दिया नाभिक, ठीक है, उसको नाम नाभिक दिया। फिर टकराकर थोड़ी तिरछी निकल गई तो उनको लगा कि यहाँ पर शायद एक और एलिमेंट है, ठीक है। तो उसी एलिमेंट के नाम के आधार पर कई बार इसको जो है वो रदरफोर्ड भी मान लिया जाता है, ठीक है। तो पहले पोजीशन पे अपने को गोल्डस्टीन याद रखना है, सेकंड पे अपने को रदरफोर्ड याद रखना है। नाभिक की खोज किसने की, तो वो भी जो की थी रदरफोर्ड ने की थी, ये अपने को याद रखना है। देखो इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ये सभी को जो है अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन एक अक्षर का, जे देखो एक एक अक्षर का ये भी, ठीक है, तो जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? यहां पर देखो ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने को रदरफोर्ड करना पड़ेगा, वरना हम क्या करते, गोल्डस्टीन, वरना गोल्डस्टीन करते। हीलियम के नाभिक में होता है, मैंने आपको बताया कि हीलियम का नाभिक जो होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। परमाणु क्रमांक 2 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, और न्यूट्रॉन जो है वो भी इसके अंदर कितने हैं, 2 है। भाई 2 और 2 4 होंगे तभी इसका भार 4 बनेगा, ठीक है। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो नाभिक में होता है, नाभिक में देखो क्या होता है, केवल एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। तो देखो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये भी देखो क्वेश्चन जो है पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? आणविक संरचना के आधार पर देखो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, बिल्कुल नहीं। देखो चक्कर लगाने का कार्य करता है वो इलेक्ट्रॉन करता है। कुछ टाइम पहले मैंने एक तरीके से आपको समझाया था कि ये जो है एक कक्षा है,
इसके अंदर बीचों बीच में जो है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके बाहर बाहर घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो इर्द गिर्द चक्कर लगाता जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और बीच में कौन रहता है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन रहता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया प्रोटॉन व न्यूट्रॉन सेंटर के अंदर रहते हैं नाभिक के साथ में, चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 12 नंबर, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण, अभी बताया मैंने आपको नाभिक के अंदर कौन था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। चक्कर कौन लगाता है, चक्कर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। H2O का आणविक द्रव्यमान क्या है, देखो ये मैं आपको बता चुका हूं लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। देखो H2O है का आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार बताना है। देखो H कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। ठीक है, H का परमाणु भार भी 1 है, इसमें डबल नहीं है। हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा है जिसमें अपने को डबल नहीं करना है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 × 1 प्लस का निशान। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। तो भार कितना है, 16, भार होता है उसका जस्ट डबल, क्योंकि 8 ही प्रोटॉन 8 ही न्यूट्रॉन, तो 8 8 16 टोटल मिला के हो गया 18। तो याद रख लेना, अगर निकालना नहीं आता तो 18 ग्राम जो है वो इसका क्या होता है, इसका भार होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 14 है, आवागाद्रो स्थिरांक का संख्यात्मक मान है। ये याद कर लेना, देखो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन जो याद है वो अगर पूछ लिया जाए तो अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, डायरेक्ट अपने को ऑप्शन सही करना है। देखो आवागाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर पावर पॉजिटिव है। देखो पॉइंट के बाद में 6.22 है, पावर इसकी 23 है। तो ये याद रखने का तरीका है, 6.022 × 10⁻23 जो है ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, छोटे से छोटे कण। देखो कण के बारे में जब भी बात आ जाए और छोटे से छोटा कण शब्द आ जाए तो वहां पर तो सोचना ही नहीं है। दुनिया का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है। भाई परमाणु वैसे क्या होता है, अगर विजुअलाइज करना चाहें तो जैसे चौक होती है, मिट्टी के कण जैसे अपने को झड़ते हुए दिखाई देते हैं, बस वही उसका क्या होता है, वो परमाणु होता है। जनरली इसको हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन समझने के लिए अपने को इस तरीके से देख सकते हैं कि रोशनदान से जैसे मिट्टी अपने को धूप के अंदर आती हुई दिखाई देती है, वो उसका क्या होता है, वो ही उसके परमाणु होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये अब देखो ये कार्बन वाला जो टॉपिक था उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बताया था। एक बताया था एल्कीन, एल्कीन, एक बताया एल्काइन। ठीक है, तो इसमें होता है सिंगल बॉन्ड, इसमें होता है द्विबंध, इसमें होता है त्रिबंध। ठीक है, देखो एन, इन, आइन ये इसके क्या होते हैं, ये इसके जो होते हैं वो पूर्व लगन होते हैं, अनुलग्न होते हैं। ठीक है, तो देखो द्विबंध किस में होता है, तो एल्कीन के अंदर होता है। ये देखो एल्कीन, एल्कीन मतलब सेकंड ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है और इजी सा भी है, C6H6, डी ऑप्शन C6H6 जो है ये इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। और बेंजीन अगर संरचना पूछी जाए तो देखो बेंजीन की संरचना इस तरीके की होती है। ठीक है, मतलब एक छोड़ के एक इसका बंद होता है और इस तरीके की बेंजीन होती है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है, ये याद नहीं करना पड़ा। पॉलीथीन को क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, पॉलीएथीन, पॉलीएथीन, तो बिल्कुल एथेन। ठीक है, पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग किया जाता है, तो एथेन, पॉलीथीन मतलब पॉलीएथेन, पॉलीथीन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अब देखो निम्नलिखित में से भारी मशीनों में उपयोग के लिए स्नेहक, मैंने ये आपको सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बार जो टॉपिक आया है वो अपना कार्बन और कार्बन के अपरूप, उसमें कार्बन था, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन था। तो
जो ग्रेफाइट पढ़ा था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये बॉल बियरिंग में काम आते हैं, साथ ही साथ में शुष्क स्नेहक के रूप में काम आते हैं। तो स्नेहक के रूप में क्या होते हैं, काम आते हैं, कौन आता है, तो ग्रेफाइट। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के जो है वो क्वेश्चन आने स्टार्ट हो चुके हैं। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन वो होता है कि उसकी रासायनिक संरचना में कोई भी चेंजिंग नहीं होती। मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी को काट दिया गया, कटने के बाद में भी उसके जो गुण हैं वो अभी भी वही रहते हैं। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक भौतिक परिवर्तन। भाई लकड़ी के टुकड़े काट दिए, उसके काटने के बाद में भी उसको लकड़ी ही बोलेंगे हम, ठीक है, और उसका बाहरी स्वरूप चेंज नहीं हुआ। जैसे पानी है, पानी से बर्फ बन गया, लेकिन अभी भी वो पानी का ही स्वरूप है। इसका मतलब वो केवल भौतिक परिवर्तन है, आंतरिक रूप से उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। ठीक है, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये दोनों दिशाओं में चलते हैं। पानी को बर्फ भी बनाया जा सकता है, बर्फ को पानी भी बनाया जा सकता है। जैसे खाना सड़ गया तो क्या उसको वापस नॉर्मल वाला खाना बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, मतलब अव्युत्क्रमणीय है। ठीक है, और अव्युत्क्रमणीय है इसका मतलब क्या हुआ गया कि वो जो है वो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसमें भौतिक परिवर्तन, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, अपने को भौतिक परिवर्तन बताना है। तो रसोई गैस का बनना, दूध का फट जाना, देखो ये तो है रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटने के बाद में क्या उसको वापस सही किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। भोजन का पचना, पेट में खाना पच गया तो क्या वापस उससे रोटी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, तो ये भी अपना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रसोई गैस का बनना, रसोई गैस जो बनाई जाती है क्या उसको वापस सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है, नहीं। लेकिन जल में चीनी का घुलना, देखो जल में चीनी घुल जाती है, उसके बाद में फिर से उसको गर्म करना, चाशनी बनाना, चाशनी बनाने के बाद में फिर से उसको ठंडा करना, फिर से चीनी बन जाएगी। तो ये हो जाएगा अपना भौतिक परिवर्तन। थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि जिसकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है। देखो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। देखो प्रिज्म में जैसे ये किरणें आ रही है, ठीक है, जैसे ये एक किरण आ रही है, अब निकलने के बाद में ये 7 रंगों के अंदर विभक्त हो गया। ठीक है, तो अगर इसके आगे एक और प्रिज्म रख दिया जाए इस तरीके से तो ये वापस एक किरण बन जाएगी। इसका मतलब ये तो जो है वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, देखो सूखने पर भंगूर हो जाना, फिर से जो उसको गीला कर लेंगे फिर से वैसी बन जाएगी। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी अपना क्या हो जाएंगे, भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, नमक को पानी में घुलने के बाद में फिर से गर्म करते हैं तो वो वापस पानी उड़ जाता है, नमक नमक उसमें रह जाता है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब देखो सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, सब्जी को जैसे पका लिया क्या उसको वापस सूखा कर नॉर्मल सब्जी के रूप में बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। मतलब कार्य अगर नहीं किया जा सकता, सेम स्थिति में नहीं लाया जा सकता, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है ये हो जाएगा सही ऑप्शन। किस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। देखो नया पदार्थ किस में बनता है, रासायनिक परिवर्तन में। भाई दूध था, दूध से दही बन गया, रासायनिक परिवर्तन है। नया पदार्थ बना और नया पदार्थ बनना मतलब रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण देखो कागज का जलना, क्या जलने के बाद में उसे वापस सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया भौतिक परिवर्तन। ये जो हो जाएगा अपना रासायनिक परिवर्तन। जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगने के बाद में जो भूरा भूरा संरचना जो है वो इकट्ठी होती है, क्या वापस उसको वापस वैसा का वैसा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, मतलब ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चांदी का काला होना, चांदी का काला होना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब ये समझ में अगर ना आए तो इनको याद कर लेना, क्योंकि कुछ 10-20 ही एग्जाम्पल है, उसके अलावा नए एग्जाम्पल इसमें नहीं आते। 10-20 एग्जाम्पल के अंदर अगर क्वेश्चन आएगा तो वो बिल्कुल अपने करेक्ट कर सकते हैं।
अब देखो पानी का उबलना, जैसे पानी गर्म हुआ, इवेपोराइज हुआ मतलब वाष्पीकृत हुआ, वापस उसको ठंडा किया जाए तो वापस वो पानी बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हो जाएगी इसकी भौतिक परिवर्तन। उसके बाद में देखो फिर से क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखो कागज का फटना, पेड़ का कटना, जल का बर्फ में बनना। तो अगर पिछले 5-7 क्वेश्चन अगर अच्छे से किए हैं तो आप खुद इसका बता सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा। कैसे? देखो कागज का फटना, कागज जला नहीं है, कागज फटा है, तो पहले जो गुण थे अभी भी वही गुण है। कागज अगर जल जाता तो क्या उसके ऊपर लिख सकते हैं, मतलब पहले वाले गुण नहीं है, लेकिन अभी कागज के फटने के बाद में भी उसमें लिखने का गुण मौजूद रहता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। पेड़ का कटना, पेड़ के कटने से पहले भी वो लकड़ी थी, कटने के बाद में भी वो लकड़ी है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये भी भौतिक परिवर्तन। और जल का मैं आपको बता चुका हूं, तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कक्ष तापमान पर दूध के खट्टे होने में शामिल है। देखो दूध के खट्टे होने में रासायनिक परिवर्तन मैं कई देर से जो है ये आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। देखो लकड़ी का जलना, कोई भी चीज जलने के बाद में वापस नहीं प्राप्त की जा सकती, ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि अगर जलने के बारे में, हाँ कोई भी चीज जलने से संबंधित आता है तो उसका उसी समय रासायनिक परिवर्तन कर दो, ठीक है। लेकिन अगर मोम जो होता है, मोम का पिघलना है भौतिक परिवर्तन, और मोमबत्ती का जलना वो है अपना रासायनिक। तो ज्यादातर जलने वाली चीजें जो होती है 99% केस के अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं। फलों का पकना, भोजन का पकना, भाई भोजन पक गया, क्या उसके बाद में वापस उसको गेहूं बनाया जा सकता है? नहीं, मतलब रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, एक बार फल पक गया तो वापस उसको पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। लकड़ी के लट्ठों को छोटे टुकड़े में काटना, भाई पहले बड़ी लकड़ी थी, अब छोटे टुकड़े में कर दिया, तो अभी भी गुण किसके हैं, वो लकड़ी वाले ही उसके अंदर गुण पाए जाते हैं। भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देना, मतलब भौतिक परिवर्तन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उसके अंदर केवल बाह्य गुणों के अंदर चेंजिंग होती है, मतलब भौतिक गुणों के अंदर ही परिवर्तन होता है, ठीक है। परिवर्तन केवल किसमें होता है, भौतिक गुणों में हुआ। ऊर्जा का हस्तांतरण बिल्कुल नहीं। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन भौतिक परिवर्तन नाम रखने का रीजन इसमें पूछा गया है। इसमें भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये नहीं पूछा गया, भौतिक परिवर्तन नाम क्यों रखा गया, तो क्योंकि इसमें केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। 28 निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखो ये याद कर लेना, इसके अंदर कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक केमिकल का नाम जो है ये अपने को याद रखना पड़ेगा। गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, ये क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। याद कर लो, एक गाड़ी आती है बजाज की प्लेटिना, तो प्लेटिना जो है वो कैसा है, वो भौतिक परिवर्तन है। मतलब प्लेटिनम का तार का चमकना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन का गुण दर्शाता है। काटने के बाद सेव का भूरा पड़ जाना, देखो कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हाथ के अंदर जो कड़ा पहना होता है उसके अंदर हरा कलर हाथ पर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो क्या होते हैं, वो ऑक्साइड्स बन जाते हैं। वैसे ही सेव के ऊपर भी ब्राउन कलर आना भी वो क्या है, वो भी ऑक्साइड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ऑक्साइड बनना या फिर इस टाइप के जो नाम आते हैं ना, ऑक्साइड बनना, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब सेव के ऊपर भी भूरा कलर बनना, मतलब कि वो भी उसमें ऑक्साइड बन रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेव के भूरे पड़ने की जगह अगर प्रश्न पूछा जाता कि सेव का कटना क्या है, तो सेव का कटना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन सेव के ऊपर जो भूरी परत आना वो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हाँ ठीक है। अब देखो यहां पर है विस्थापन अभिक्रिया अपने को दी गई है PbCuCl2, ये PbCl2 और Cu के अंदर बन जाती है। इसका मतलब देखो PbCl2 के साथ में आ गया, PbCl2 मतलब इसके अंदर एक जो है वो चीज प्रतिस्थापित हो गई है। मतलब क्या हो गया,
प्रतिस्थापित मतलब विस्थापन हो गया है, विस्थापन होने का मतलब विस्थापन अभिक्रिया इसके अंदर हो जाएगी। अब देखो द्वि विस्थापन कब होता है, जब दो चीजें विस्थापित हो जाती है। यूँ समझ लो कि ये CuCl2 है, मान लो यहाँ पे PbSO4 होता, तो CuSO4 और PbCl2 हो जाता, तो दोनों चीजें आपस में अपने पार्टनर क्या कर रही है, चेंज कर रही है, मतलब द्विविस्थापन हो जाता, दो चीजें विस्थापित हो रही होती। इसमें एक चीज विस्थापित हो रही है, तो इसमें इसको क्या कहा, केवल विस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। उसके बाद में 31, ठीक है। अब देखो संक्षारण, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो वहां पर आपको मैंने संक्षारण का मतलब बताया था, ठीक है। संक्षारण का मतलब जो होता है वो होता है जंग लगना, और जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। वो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसमें जस्ते का जो है वो लेप किया जाता है। तो याद रखना किसका लेप किया जाता है, तो जस्ते का लेप किया जाता है। और ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। अब देखो कैसे याद करें कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, देखो जंग लगने का मतलब क्या होता है, एक लोहे की रॉड मान लो किसी जगह पर पड़ी है जहां पर पहले बारिश आई, बारिश आने से उसके ऊपर पानी लग गया। अब हवा से वो रिएक्शन करेगी और लोहे के ऑक्साइड बना लेगी, ऑक्साइड से ऑक्सीकरण नाम बनाए तो ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पर उपचयन लिखा गया, तो उपचयन भी ऑक्सीकरण को बोला जाता है। देखो एक होता है उपचयन, एक होता है अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोला जाता है। अब देखो 32, नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो नए पदार्थ का निर्माण देखो किस में होता है, कोयले के दहन में, एसीटोन के वाष्पन में, कपूर के उदरपातन में। देखो कपूर का उदरपातन, जैसे कपूर उड़ता है तो वापस उसको कपूर बनाया जा सकता है। इसका मतलब नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। मक्खन के पिघलने में, मक्खन से क्या बन जाता है, घी बन जाता है। तो इसमें क्या बन रहा है, नया पदार्थ बन रहा है। देखो इसके अंदर भौतिक या रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा गया, इसमें नए पदार्थ का पूछा गया भाई। इसमें भी मक्खन से पिघलने पर घी बन जाता है, घी से वापस मक्खन नहीं बनाया जा सकता, तो रासायनिक परिवर्तन है। वैसे कोयले के दहन में भी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन अभी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन नहीं पूछा गया। अपने को पूछा है नया पदार्थ का निर्माण किसमें होता है, तो इसमें नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। क्या कोयले के दहन में कुछ नया चीज बन रहा है क्या, कुछ नई चीज नहीं बन रही, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक रबड़, अब देखो कुछ चीजें जो है वो याद करने वाली आने वाली है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है 1,3 ब्यूटाडाइन, नियोप्रीन, आइसोप्रीन या क्लोरोप्रीन, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके अंदर ध्यान रखना कि नियोप्रीन कुछ, अब क्वेश्चन जो है वो समझने की जगह याद करने वाले आने वाले हैं। जैसे मान लो किसी पदार्थ का नाम है तो वो डायरेक्ट अपने को याद करना पड़ेगा। देखो प्राकृतिक रबड़ है मतलब जो प्रकृति के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो नियोप्रीन 33 के बाद में 34, निम्नलिखित में से प्लास्टिक नहीं है। देखो साफ ही दिखाई दे रहा है रबड़ एक है वो प्लास्टिक का उदाहरण नहीं होता, तो थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रबड़ जो है वो प्लास्टिक का उदाहरण नहीं है। कपास में से किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है, ठीक है। देखो कपास मतलब कि जो रुई बनाई जाती है वो बनती है सेल्यूलोज से। किससे बनाई जाती है, सेल्यूलोज से बनाई जाती है। बिल्कुल फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके बारे में अपने को कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने को क्या करना है, इनके आंसर जो है वो याद करने, ठीक है। तो सेल्यूलोज जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर अपना हो जाएगा। तो कपास में किस प्राकृतिक बहुलक का उपयोग किया जाता है, तो सेल्यूलोज का किया जाता है। देखो एक होता है प्राकृतिक जो प्रकृति से अपने को मिलता है, एक होता है संश्लेषित मतलब जिसे मानव जो है वो बनाता है, ठीक है। ये दो शब्द अपने को याद रखने हैं। संश्लेषित रेशा मतलब वो रेशा जो इंसानों द्वारा बनाया जाता है। देखो कपास जो होता है वो
मतलब कॉटन जो होती है, रुई जो होती है, वो डायरेक्ट किस पे उगती है, पौधे के ऊपर उगती है। ऊन जो होती है और रेशम, ये रेशम कीट पालन आपने देखा होगा, तो वो भी क्या होती है, प्राकृतिक होती है। लेकिन नायलॉन जो रेशा है ये जो है ये मानव निर्मित है, तो इसको संश्लेषित रेशा इसको बोला जाता है। और ये बनता कैसे है, देखो एडिपिक एसिड, और हेक्सामेथिलीन डायमीन। डाईएमीन, ठीक है, ये इनसे मिलकर बनता है। ठीक है, नायलॉन किससे बनता है, एसिड, एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन से मिलकर बनता है। अब देखो यहां पर क्या है, नॉन स्टिक सतह के लिए प्रयुक्त होता है। नॉन स्टिक सतह के लिए कौन सा जो है वो प्रयुक्त होता है, ये अपने को बताना है। देखो देखो यहां पर क्या है, चंद्र बिंदु है। नॉन स्टिक टेफलॉन, टेफलॉन के अंदर भी चंद्र बिंदु है, तो याद रखना नॉन स्टिक मतलब टेफलॉन। टेफलॉन जो होता है वो नॉन स्टिक बर्तनों के अंदर जो है वो काम आता है। और न चिपकने वाली सतह से लेपित बर्तन का उपयोग करने वाले। नॉन स्टिक मतलब जो गर्म नहीं होते बर्तन, और न चिपकने वाले मतलब जिनकी सतह इस तरीके की होती है जिसमें जो अपने खाने वाले पदार्थ होते हैं वो उसकी सतह पर नहीं चिपकते हैं, उनको बोला जाता है डेक्रोन। ठीक है, न चिपकने वाले होते हैं डेक्रोन। इनमें से कौन सा एक संश्लेषित फाइबर है, संश्लेषित मतलब जो मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित। देखो कपास मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जूट, ये भी जूट भी आपने जो है जीके के अंदर पढ़ा होगा कि जूट जो होता है वो भी पेड़ पौधों पर उगता है। रेशम कीट पालन, तो रेशम कीट जो है उनका पालन किया जाता है। रेयान जो है ये संश्लेषित फाइबर है, मतलब जो इंसानों द्वारा निर्मित होता है। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है, ठीक है, अब देखो यहां से जो प्रश्न, इतने जो प्रश्न थे वो सारे केमिस्ट्री वाले प्रश्न थे, मतलब जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट शायद आपको लगता होगा वो वाला पार्ट था। अब से जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है, और आपने ज्यादातर क्वेश्चन वो पढ़े हुए हैं, और नहीं भी पढ़े हुए तो उसको आप इजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 40। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर जाती है। देखो 3 नियम पढ़े थे हमने, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तृतीय नियम का जो नाम था वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, और एक जो था ये था जड़त्व का नियम। ठीक है, और ये था अपने F बराबर ma, बल की परिभाषा इसके अंदर दी गई थी। जड़त्व का मतलब होता है जो चीज स्थिर है वो स्थिर बना रहना चाहती है, और जो गतिमान है वो गतिमान बनी रहना चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जितनी वस्तु भारी होगी उसका जड़त्व का मान उतना ही अधिक होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साइकिल है और एक ट्रक है तो जड़त्व किसका अधिक होगा, तो ट्रक का भार ज्यादा है तो जड़त्व ट्रक का अधिक होगा। अब देखो यहां पर है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, मतलब कि किसी वस्तु पर जब क्रिया करते हैं तो वापस ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उतने ही बल के साथ में क्रिया करती है, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोला जाता है। मतलब लेट अस सपोज कोई एग्जांपल लीजिए जिसके अंदर हम किसी रबड़ को खींच रहे हैं, जितना खींचेंगे हम उसको उतना ही वापस वो अपने ऊपर बल लगाएगा, तो ये है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उसी तरीके से जब नाव के अंदर हम जा रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की तरफ क्या धक्का देते हैं, तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं, मतलब जितना बल पीछे लगा रहे हैं उतना बल आगे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब इसको बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको बोला जाता है। अब देखो पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ठीक है, देखो कोई चीज तेज कम चल सकती है, जैसे मान लो ट्रेन है और एक होती है बस। बस को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि बस का साइज इतना होता है,
ठीक है। ट्रेन बहुत सोच समझ के उसको चलना पड़ता है क्योंकि ट्रेन का साइज बड़ा होता है। इसका मतलब जितना साइज जो छोटा होगा वो उतना ही तेज गति से चल पाएगा। अब जैसे पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम जो आपने देखा होगा कि जो नीचे वो इस तरीके से चलता रहता है, तो उसका साइज कब कम होता है? देखो गर्मियों के समय में वो उसका साइज बढ़ जाता है क्योंकि गर्मी के कारण से वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, तो उसका साइज बढ़ जाता है। साइज कब कम रहता है? सर्दियों के अंदर साइज कम रहता है क्योंकि मेटल जो है वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है इसका मतलब गति कब अधिक होगी? शीतकाल के अंदर, क्योंकि शीतकाल के अंदर जो पेंडुलम जो होगा उसका साइज कम हो जाएगा और साइज कम होने के कारण उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है। कौन आप असंपर्क बल नहीं है, मतलब असंपर्क बल नहीं है मतलब अपने को संपर्क बल ढूंढना है, संपर्क बल ढूंढना है। देखो चुंबकीय बल लगाने के लिए क्या संपर्क की जरूरत होती है? चुंबक तो दूर से ही काम करते हैं, इसका मतलब ये तो असंपर्क बल है। स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत होता है वो विद्युत के खंभे आपने देखा होगा जब करंट मारते हैं तो दूर से खींच लेते हैं, मतलब उनको भी संपर्क की जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल, अब देखो यहां पर अगर मैं इस पेन को छोड़ू तो यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, इसका मतलब इसको भी संपर्क की जरूरत नहीं है। संपर्क बल होता है घर्षण। ठीक है, घर्षण अगर किसी चीज को लगना है तो उसको जो है वो सरफेस के ऊपर टच होना जरूरी है। क्या इसके ऊपर अभी घर्षण लग रहा है? नहीं लग सकता क्योंकि कोई सतह टच नहीं है। जैसे ही ये किसी सतह पर टच होता है तो इसके अंदर घर्षण बल लगना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो बात घर्षण बल की आई है तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो घर्षण बल, स्थैतिक, सर्पी और लोटनिक। पहले तो इसका मतलब समझते हैं। देखो लोटनिक घर्षण किसको बोला जाता है? देखो जैसे एक सूटकेस होता है उसके नीचे चक्के लगे होते हैं, ठीक है, चक्कों के आधार पर चल रहा है, इसका मतलब लोटनिक घर्षण है। अगर उसको हम घसीट कर चल रहे हैं इसका मतलब वो उसके अंदर सर्पी घर्षण है। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? देखो घर्षण को क्या होता है कि चलने से पहले मान लो ये ईंट है, इसके ऊपर हमने बहुत थोड़ा सा बल लगाया, लेकिन बल लगाया लेकिन ये नहीं चलेगी, फिर और बल लगाया फिर भी ये नहीं चलेगी, फिर और बल लगाया, बस अब चलने ही वाला है, मतलब यहां तक चलने से पहले तक जो बल लगता है वो स्थैतिक घर्षण होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा घर्षण स्थैतिक घर्षण होता है, उसके बाद में सर्पी होता है, उसके बाद में सबसे कम घर्षण जो लगता है वो लोटनिक के अंदर लगता है। ये चीज याद करने वाली है कि लोटनिक के अंदर घर्षण सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा घर्षण किसमें लगता है? स्थैतिक के अंदर लगता है। तो या फिर आप सोच कर देख लेना कि किसी वस्तु को चक्कों पर चलाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है या फिर उसको घसीटने में, तो चक्कों पर तो बहुत इजीली चल जाता है, इसका मतलब सबसे कम घर्षण लोटनिक के अंदर लगता है। फोटोवोल्टिक संबंधित है, फोटोवोल्टिक संबंधित है किससे? देखो ये होता है सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। देखो भूतापीय ऊर्जा से नहीं है, पवन ऊर्जा से नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा से नहीं है। फोटोवोल्टिक सेल होते हैं क्या? देखो जो छत के ऊपर जनरली जिसको सोलर लाइट बोला जाता है उसको फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है। जनरली जो इंग्लिश की भाषा के अंदर बोले या फिर साइंस की भाषा में इसको फोटोवोल्टिक सेल बोला जाता है, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित होते हैं। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिर रही है तो उसकी ऊर्जा कितनी है? उसकी ऊर्जा जो होती है बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है या पहले बढ़ती है फिर घटती है? देखो इसके अंदर अपने को जो है वो पूरा का पूरा पूछा है कि पूरी जो ऊर्जा है उसके अंदर क्या चेंजिंग होती है। पूरी ऊर्जा होती है वो स्थिर रहती है। देखो यहां पर कोई कण है, यहां पर जैसे मैंने ये कण पकड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है। जैसे ही मैं छोड़ना स्टार्ट करता हूं स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। अब वो बढ़ती नहीं है, वास्तव में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा के अंदर परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है। परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाती है इसका मतलब एक दूसरे में चेंजिंग हो रही है। ऊर्जा स्थिर है लेकिन एक दूसरे में चेंजिंग होती रहती है।
चेंजिंग हो रही है इसका मतलब क्या हो रही है, वो स्थिर है, मतलब टोटल वो एनर्जी है वो स्थिर है। गतिज और स्थितिज एक दूसरे में चेंजिंग होती रहती है, लेकिन अल्टीमेटली क्या रहती है, वो स्थिर रहती है। और कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट आया हुआ क्वेश्चन है ये, वह उपकरण जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, जो सोलर प्लेटें होती है वो सौर ऊर्जा लेती है और उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में देती है। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सेल, सोलर सेल, तो यही अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सोलर सेल। अब देखो मोटर क्या करती है, मोटर को हम विद्युत देते हैं और वो पानी को ऊपर पंप करती है, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर क्या होता है, उसको पहले घुमाना पड़ता है तभी जाकर वो स्टार्ट होता है। इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है और वो हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, घर्षण बलों का सही घटता हुआ क्रम है, ये मैं अभी आपको बताया कि सबसे कम घर्षण होता है लौटनिक के अंदर। ठीक है, उसके बाद में सर्पी में थोड़ा सा ज्यादा, स्थैतिक में भयंकर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा घर्षण लगता है स्थैतिक के अंदर, मतलब सबसे ज्यादा मेहनत स्थैतिक में करनी पड़ती है, सर्पी में थोड़ी कम, और लौटनिक के अंदर बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए घर में कूलर होते हैं, पहले उसमें चक्के नहीं लगे होते थे, इसका मतलब उसके अंदर सर्पी घर्षण लगता था, उसके बाद में चक्के लगा देते हैं तो उसके अंदर लौटनिक घर्षण लगता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो लेटर सपोज कूलर लगा हुआ है और आप उसको घसीटने का कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नहीं चल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर स्थैतिक घर्षण उसके अंदर लग रहा है। अब है 47, निम्नलिखित में से एक सरल उत्तक है। देखो एक मैंने आपको पहले भी बताया था कि जाइलम और फ्लोएम क्या है, जटिल उत्तक है। ठीक है, फिर मैंने बताया था सरल उत्तक, ये था पेरेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, और एक था कोलेनकाइमा। ठीक है, इसको मैंने याद करने का तरीका बताया था कि नाम क्या है, सरल उत्तक, सरल रेखा 180 डिग्री पे जो रेखा होती है उसको एक सरल रेखा बोला जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे अपना बॉडी होता है तो सबसे पहले पैर आते हैं, फिर अपनी कॉलर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आता है, ठीक है, देखो सबसे पहले पैर आता है, उसके बाद में शरीर बिल्कुल सीधा है स्केल की तरह, ठीक है, स्केल की तरह सीधा है, उसके बाद में कॉलर आता है, मतलब पैर से पेरेनकाइमा, स्केल की तरह सीधा मतलब स्केलेनकाइमा, और कॉलर मतलब कोलेनकाइमा, और शरीर कैसा है, सीधा 180 डिग्री पे, मतलब सरल रेखा के अंदर, मतलब सरल उत्तक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है सरल उत्तक, स्केलेनकाइमा, ये देखो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन स्केलेनकाइमा। एक कार्य प्रदान करने के लिए उत्तकों के संग्रह को, देखो उत्तकों के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है, देखो उत्तकों के संग्रह को बोला जाता है अंग। देखो कोशिका, कोशिका के संग्रह को उत्तक कहते हैं, उत्तकों के संग्रह को अंग कहते हैं, और अंगों के संग्रह को तंत्र कहते हैं। और जिस समय मैंने ये टॉपिक करवाया था तब मैंने बोला भी था, और सबसे पहली लाइन मैंने आपको इस तरीके से लिखी थी इसको, और बोला था कि इसके अंदर जनरली प्रश्न आते रहते हैं, और ये देखो एग्जाम 2022 के अंदर ये पूछा भी गया है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा अंग। कोशिकाओं के समूह को क्या बोला जाता है, उत्तक, उत्तकों के समूह को अंग बोला जाता है, और अंगों के समूह को क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है तंत्र, इसको बोला जाता है। ठीक है, 40 ठीक है, अभी देखो 48 क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके बाद में
थोड़ी सी मैं जानकारी आपको एक बार फिर से दे देता हूं कि स्कूल व्याख्याता प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो 1 जून 2025 को जो है वो आयोजित की जाने वाली है। और इसके जो सेंटर हैं वो सेंटर रखे गए हैं जयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर, नौहर। और सीकर अगर डिसाइड होगा तो आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। वर्तमान के अंदर जो है ये सेंटर जो है ये अपने फिक्स सेंटर है। और अगर इसके रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो एनडीसी क्लासेज जो है ये ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके अंदर 99 रुपीज़ आपकी इसके अंदर जो फीस आपको पे करनी होगी। और इसका जो फर्स्ट प्राइज होगा वो होगा 11,000, 51,000 और 21,000। उसके बाद में 4 से 10 तक स्थानों वालों को भी अदर प्राइज दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखो, दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्त्रवण किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है? देखो, ऑक्सीटोसिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो इंसानों को भी लगाए जाते हैं और गायों के अंदर भी लगाए जाते हैं। गायों में इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गायों से अधिक मात्रा में दूध स्त्रावित किया जा सके, फलस्वरूप अधिक दूध मिले। इसके लिए ऑक्सीटोसिन के हार्मोन लगाए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन इंसानों में जो स्त्रवण होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा इसका स्त्रवण होता है। ठीक है। अब देखो, एड्रेनलिन ग्रंथि ये क्या होते हैं? आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन। पीनियल ग्रंथि है, देखो नी मतलब नींद, नींद के लिए उत्तरदायी होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है। और ये होती है मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान होती है। और ये रहती कहां पर है? ये रहती है हाइपोथैलेमस के साथ में, हाइपोथैलेमस के साथ में। ठीक है। अब हाइपोथैलेमस के क्या क्या कार्य होते हैं? ये होते हैं घृणा, सुख, दुख, प्रेम। ठीक है। इन सब की जो अनुभूति होती है, भूख, ये होती है अपने हाइपोथैलेमस से होती है। ठीक है। तो इसके अंदर जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 50। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। मैंने आपको एक तरीके से बताया था कि स्नैप देखो, एक स्नैपचैट नाम का एक ऐप होता है। ठीक है, ठीक है। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? स्नैप्स बोला जाता है, स्नैप्स। ठीक है, इसको आप स्नैपचैट से याद कर सकते हैं। स्नैप्स जो है वो दो कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को बोला जाता है। मानव में ऐच्छिक मांसपेशियों का नियमन करता है। ठीक है। देखो, मेडुला एब्लोगेटा करता है अनैच्छिक क्रियाओं का, अनैच्छिक क्रियाओं का। ठीक है। हाइपोथैलेमस का मैंने आपको बताया सुख, दुख, घृणा, प्रेम, ये करता है हाइपोथैलेमस करता है। तो अनुमस्तिष्क जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, अनुमस्तिष्क। ठीक है। और ये किसका हिस्सा होता है? ये होता है पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। उसके बाद में देखो, रुधिर में Ca2 की मात्रा को संतुलित कौन सा हार्मोन करता है? Ca2 की मात्रा का संतुलन कौन सा हार्मोन करता है? तो ये करता है रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है। देखो, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। देखो, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन, सेकंड ऑप्शन है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन मैंने आपको बताया कि जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस समय जो गर्भग्रीवा होती है उसका मार्ग जो होती है उसको, उसका मार्ग जो होता है वो वाइड करने में, मतलब फैलाने के अंदर जो हार्मोन यूजफुल होते हैं उसको बोला जाता है रिलैक्सिन हार्मोन, उसको बोला जाता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन दूध से संबंधित हार्मोन होता है, दूध का स्त्रवण करने के अंदर प्रोलैक्टिन। उसके बाद में देखो, कौन सा आपातकालीन हार्मोन है? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एड्रेनलिन जो है ये होता है अपना आपातकालीन हार्मोन। देखो,
आपातकालीन हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, एड्रीनलिन हार्मोन उसको बोला जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 54 54। तंत्रिका तंत्र का उद्भव होता है, तंत्रिका तंत्र का उद्भव किससे होता है? तो बाह्य त्वचा से होता है, बाह्य त्वचा से। ये अपने को डायरेक्ट ही याद करना है कि ये कहां से होता है, तो ये होता है बाह्य त्वचा से स्रवण होता है, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है। देखो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का भाग है तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, मतलब अनुकंपी तंत्रिका, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र दोनों ही इसके जो है वो भाग होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया दोनों बताया। देखो अनुमस्तिष्क, वॉन्स और मेडुला एब्लोगेटा, ठीक है, ये पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट हैं, ये होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के पार्ट। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ऐच्छिक, मेडुला करता है अनैच्छिक। अनैच्छिक, तो अभी अपने को क्या बताना है? अनैच्छिक क्रिया और पश्चिम मस्तिष्क, तो मैंने आपको बताया ये पश्चिम मस्तिष्क के हिस्से होते हैं। तो मेडुला एब्लोगेटा जो है फर्स्ट ऑप्शन, ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 57, मानव मस्तिष्क के कौन से भाग में स्मरण क्षमता होती है? देखो जो अपना अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है, इसमें प्रमस्तिष्क, और डाइएनसेफेलॉन, डाइएनसेफेलॉन, ये दोनों पार्ट होते हैं। और डाइएनसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस, ठीक है। अब देखो स्मरण शक्ति का कार्य कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क को जो बोला जाता है वो बोला जाता है सेरिब्रम। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थैलेमस का कार्य क्या होता है? ठंडा गर्म, इसकी पहचान करना थैलेमस का कार्य होता है, ठीक है। और एक होता है दर्द, इन तीन की पहचान कौन करता है? थैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस होता है वो दुख, दर्द, सुख, दुख, प्रेम, ठीक है, इन सब की अनुभूति जो करता है वो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के ऊपर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है? ठीक है, मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है, ठीक है। देखो मास्टर क्लॉक का मतलब क्या हुआ? देखो मास्टर क्लॉक पीनियल ग्रंथि आपने सुना होगा, ठीक है। पीनियल ग्रंथि किसके साथ रहती है? हाइपोथैलेमस के साथ में। तो मास्टर क्लॉक कहां पर हो जाएगी? हाइपोथैलेमस के साथ में, मतलब कि ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड जो है अपना करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, हृदय स्पंदन दर का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ये अपने को डायरेक्ट याद करना है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो होता है वो हृदय स्पंदन, हृदय का धड़कना जो है वो नियंत्रित करता है। डाइएनसेफेलॉन किसका नियंत्रण केंद्र नहीं है, ठीक है। देखो हृदय की गति का, अभी हमने पढ़ा कि हृदय की गति का जो नियंत्रण कौन करता है? हृदय की गति का नियंत्रण करता है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र करता है। डाइएनसेफेलॉन अभी मैंने आपको बताया कि अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है,
देखो अग्र मस्तिष्क का हिस्सा क्या है, डाइनसेफेलॉन होता है, ठीक है। देखो रक्त दाब, लार, यमन, मतलब कि यमन का मतलब वॉमिटिंग होता है, उल्टी होना। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के कौन से भाग, जहां भी अनैच्छिक दिख जाए वहां पर मेडुला एब्लोगेटा बिना सोचे समझे अपने को उत्तर करना है। क्रेनियन बॉक्स का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है? देखो क्रेनियन बॉक्स होता क्या है, सबसे पहली बात, हमारा जो ये सिर जो होता है, ये एक क्रेनियन के खोल के अंदर जो हड्डियां होती है क्रेनियन की, उसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है। तो बाहर किसका खोल है, क्रेनियन का खोल है, ठीक है। क्रेनियन के खोल के अंदर 8 अस्थियां पाई जाती है और हमारे फेस के अंदर कितनी अस्थियां हैं, 14 अस्थियां हैं। तो अपना जो ये पूरा ऊपर वाला जो पार्ट है, इसके अंदर टोटल मिलाकर 22 हड्डियां होती है, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्रेनियन बॉक्स का पूछा है, क्रेनियन बॉक्स में 8 हड्डियां होती है। कितनी अस्थियों से होता है, तो 8 हड्डियों से इसका निर्माण होता है। अब देखो 14 हड्डियां कहां पर होती है, ये होती है फेसियल, ठीक है। और टोटल ऊपर के हिस्से के अंदर कितनी होती है, 22 हड्डियां होती है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? देखो मधुमेह रोग के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इंसुलिन के कारण से जो मधुमेह रोग होता है, ठीक है। इंसुलिन जब इनबैलेंस हो जाता है तो शुगर अप डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर इंसुलिन के क्या लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं। और जनरली बोला जाता है कि भेड़ के दूध के अंदर जो होती है वो इंसुलिन पाया जाता है, इसलिए शुगर के मरीज को इंसुलिन जो है लेने के लिए भेड़ का दूध जो है वो बताया जाता है। टेस्टोस्टेरोन, देखो नर के जो हार्मोन होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, और मादा के जो हार्मोन होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, और ये होता है आपातकालीन हार्मोन। हाइपोथैलेमस के कार्य है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, भूख, प्यास, प्यार, मतलब कि भावनाओं का नियंत्रण, भूख, प्यास, और ताप का नियंत्रण। ताप का नियंत्रण भी कौन करता है, तो इसमें उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना यहां पर हो जाएगा। विकास की परिकल्पना किसने दी, ठीक है। यहां पर ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है। विकास की परिकल्पना का जनक की उपमा किसे प्रदान की गई, तो ये था एम्पीडोक्लिस। एम्पीडोक्लिस जो है वो विकास की परिकल्पना देने वाला था। 66 एक्स और वाई गुणसूत्र क्या है? देखो केवल आकृति के रूप में समान, केवल आकृति के रूप में भिन्न, आकृति के साथ अनुवांशिक रूप से भिन्न। देखो अनुवांशिक रूप से भिन्न है तभी एक्स जो होता है वो फीमेल बनाने का कार्य करता है, और वाई जो होता है उसको मेल बनाने का कार्य करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, आकृति और साथ ही अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है। 66 के बाद में क्वेश्चन नंबर 67, डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है। डायनासोर एक बहुत मोटा जानवर था, बहुत बड़ा जीव था, तो मोन्टाना, ठीक है। मोटा, देखो मोटा, ठीक है, तो मोन्टाना याद रखने का थोड़ा सा तरीका है। 67 के बाद में है 68। दो अलग अलग लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति को किस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है? भाई दो अलग अलग लक्षण है तो द्विसंकर पद्धति। एक गुण होता है, एक लक्षण होता तो एक संकर। द्विसंकर, इसका अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:3:1। ये इसका क्या होता है, ये इसका लक्षण प्रारूप होता है, ठीक है। और एक संकर संकरण का लक्षण प्रारूप होता है 3:1, ठीक है। और जीन प्रारूप क्या होता है इसका, ये होता है 1:2:1, ये याद रखना है, ठीक है। 69 कारक शब्द का प्रयोग किसने किया? कारक शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले मेंडल ने, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया, मटर के पौधों पर प्रयोग किया, तो मटर के पौधे का रासायनिक नाम क्या था? पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ठीक है।
एक संकर द्विसंकर के प्रयोग किए गए। एक संकर द्विसंकर के बारे में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि जब दो लक्षणों का अध्ययन किया जाए तो द्विसंकर, एक लक्षण का अध्ययन किया जाए तो एक संकर पद्धति उसको बोला जाता है। हाँ, बच्चे के नरत्व का निर्धारण की मेल होगा, इसका निर्धारण कौन करता है? वाई गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखो एक्स गुणसूत्र मादा बनाने का कार्य करता है, वाई गुणसूत्र नर बनाने का कार्य करता है। ठीक है, नर बनाने का कार्य कौन करता है? वाई गुणसूत्र करता है। 71 टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है। देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि मैंने याद किया हुआ है एक अलग तरीके से। इसके अंदर टोटल गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 45। 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं या फिर एलिंग गुणसूत्र होते हैं। एलिंग गुणसूत्र होते हैं। 44 प्लस एक्स होता है। देखो टर्नर वो नर में कन्वर्ट होने वाला था लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पाया, मतलब नर वाले गुणसूत्र इसमें नहीं होंगे तो इसमें केवल एक्स गुणसूत्र होता है, वाई गुणसूत्र इसमें नहीं होता। ठीक है, ऐसे जो लोग ऐसी जो महिलाएं, देखो ये क्या होगी? महिला होगी। ऐसी महिलाएं होती है वो बंध्य महिला होती है, मतलब उनको कभी भी जो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो बंध्य महिला इसको बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 72 के ऊपर चलते हैं। मटर का वास्तविक नाम, वनस्पति नाम या फिर केमिकल नेम जो मैंने आपको बताया था, पाइसम सटाइवम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पाइसम सटाइवम। जीन स्थित होते हैं, ये याद रखना है। जीन किसके ऊपर? तो गुणसूत्र, गुणसूत्रों के ऊपर स्थित होते हैं जीन। ठीक है, जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र, ऐसे याद रख लो कि देखो जीन जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो है वो गति करते हैं, लेकिन गति करने के लिए इनके पास में खुद के पैर नहीं होते, तो ये गुणसूत्र के ऊपर सवार रहते हैं। गुणसूत्र थोड़ा सा बड़ा इंसान होता है, वो चल फिर सकता है, तो जीन जो रहते हैं वो गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं, स्थित रहते हैं। 74 देखो 73 के बाद में यहां पर अगर आपने ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा एनडीसी क्लासेज, और वहाँ पर स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के दोनों के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट सीरीज चल रही है। टोटल मिलाकर 26 टेस्ट स्कूल व्याख्याता के अंदर होने वाले हैं और टोटल 32 टेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आपको एनडीसी क्लासेज जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में वहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या, देखो ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इतना इजी सा क्वेश्चन है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 देखो ट्रासोमी ग्रसित मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ठीक है, तो इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है सामान्य से, तो कितने होते हैं? 47 गुणसूत्र इनके अंदर पाए जाते हैं। कितने? 47। अब देखो, अब आता है यहां पर टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऑटोसोम की संख्या होती है। देखो ऑटोसोम मैंने आपको क्या बताया? एलिंग गुणसूत्र, और एलिंग गुणसूत्र का मतलब होता है जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते। तो ये क्या करते हैं? ये लक्षणों का निर्धारण करते हैं, लक्षणों का निर्धारण, लक्षणों का निर्धारण करते हैं। तो कितने होंगे? इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होती, ये पूरे के पूरे 44 ही होते हैं, चाहे टर्नर हो चाहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो। ठीक है, इसके अंदर टोटल मिलाकर 44 गुणसूत्र जो है वो होते हैं। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करेगी। देखो एक्स गुणसूत्र पिता से और माता से दोनों से प्राप्त होता है। देखो देखो ये होते हैं पिता, यहां माता। माता के अंदर 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन पिता के अंदर 44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है। तो देखो एक्स पिता से भी मिल सकता है और माता से भी मिल सकता है, तो दोनों से। थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, 77 के बाद में 78, एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी में प्राप्त संतति के जीन प्रारूप। देखो मैंने आपको बताया था, एक बताया लक्षण प्रारूप, एक बताया जीन प्रारूप, और एक संकर संकरण। देखो शरीर के अंदर जो जीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा वाला मतलब 1:2:1 ये जीन प्रारूप होते हैं। ठीक है, लक्षण प्रारूप कम वाले मतलब 3:1 वाले लक्षण प्रारूप होते हैं। तो अपने को जीन प्रारूप तो 1:2:1। ठीक है, अगर द्विसंकर का पूछ लेते तो द्विसंकर का 9:3:3:1 होता है। ठीक है, अब जीन प्रारूप जो होता है द्विसंकर का वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना नहीं होता है। 79, देखो निम्न में से कौन द्विसंकर अनुपात दर्शाता है? तो 9:3:3:1। अभी मैंने जस्ट आपको पिछली स्लाइड में ये आपको यहां पर बताया। उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया? उत्परिवर्तन ये दिया था डिवरिज, ह्यूगो डिवरिज ने जो है वो उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब देखो याद कैसे कर सकते हैं। देखो परिवर्तन, अचानक से कोई भी परिवर्तन होता है तो जैसे मान लो अभी युद्ध होना स्टार्ट हुआ था, तो अचानक से एक परिवर्तन आ गया था, जलवायु भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है अगर थोड़ा ज्यादा युद्ध होता। तो परिवर्तन के फलस्वरूप लोग स्वर्ग सिधारना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक ब्रिज बन जाता है, धरती लोक से स्वर्ग लोक की तरफ एक ब्रिज बन जाता है। तो परिवर्तन, उत्परिवर्तन से क्या बन जाता है? ब्रिज बन जाता है, तो ह्यूगो डी ब्रिज। देखो निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्रीय विकार नवजात में सामान्य है? ठीक है, अब देखो नवजात में जो सामान्य है ना वो है डाउन सिंड्रोम। ठीक है, इन डाउन सिंड्रोम के अलावा अगर कोई भी होता है सिंड्रोम, तो उस कंडीशन में मेल और फीमेल दोनों ही उसमें नहीं रहते हैं, फिर जो है वो असामान्य हो जाते हैं और उनको जो बोला जाता है वो किन्नर प्रजाति उनको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें ना वो मेल के गुण होते हैं ना उसमें फीमेल के, दोनों के मिक्स गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन सामान्य किसमें रहते हैं? डाउन सिंड्रोम के अंदर सामान्य रहते हैं, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है कि उनके अंदर जो है वो संतान उत्पत्ति जो है वो नहीं की जा सकती। ठीक है, तो वो बंधनीय होते हैं लेकिन उन्हें वो असामान्य नहीं होते। लेकिन पटाऊ सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम जो होते हैं ये असामान्य होते हैं। देखो डाउन सिंड्रोम होता क्यों है? देखो डाउन नाम कैसे लिखा गया? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, देखो ये होता है 21वें गुणसूत्र के अंदर कमी के कारण से। कौन से 21वें गुणसूत्र में कमी के कारण से? और पटाऊ देखो, ठीक है, ये होते 13वें गुणसूत्र के अंदर कमी कोई ना कोई गड़बड़ के कारण से होते हैं। अब इनको याद कैसे करें? देखो 2 और 1 3, डाउन में ये देखो 3 आ रहा है। पटाऊ देखो 3 और 1 4, तो ये 4 सबसे पहले आ रहा है, तो पटाऊ मतलब 4 जिसका योग 4 होगा, तो 3 और 1 4। डाउन्स में यहाँ पर 3 आ रहा है, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखो ऑन्कोजीन किसके विकास के लिए उत्तरदायी? देखो ऑन्कोजीन जो होता है वो कैंसर की विकार के लिए उत्तरदायी होता है। अब कैसे होता है? देखो कैंसर जब किसी को होता है तो कोई भी जीवाणु जो है वो बाहर से नहीं आता। ऑन्कोजीन जो होते हैं वो हर इंसान के शरीर में होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिक स्मोकिंग करने के कारण से या फिर अदर एक्टिविटीज के कारण से क्या होता है कि ये ऑन्कोजीन जो सुषुप्त अवस्था में है वो जागृत हो जाता है या एक्साइटेड अवस्था के अंदर आ जाता है, फलस्वरूप वो कैंसर के लक्षण जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ये देखो ये हुई थी गढ़वाली क्षेत्र से। टिहरी व गढ़वाली क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर आते हैं। ठीक है, वहां से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भौम जल क्या है? देखो भौम मतलब भूमि के अंदर का जल जो होता है उसको भौम जल बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है बांध का जल, नालियों का जल। ठीक है, भू सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टियों के रंध्रों में पाए जाने वाला जल। तो भूमि के अंदर का जो जल होता है उसको भौम जल बोला जाता है। तो थर्ड ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा।
अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन। और उसके बाद में देखो, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है, बांध कहा जाता है, या फिर चेक डैम कहा जाता है? तो याद रखना, इसको बोला जाता है चेक डैम। मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो अपने को सही करना है कि जो कंक्रीट और कंकड़ से बनता है उसको चेक डैम इसको बोला जाता है। 87, जल संभर प्रबंधन क्या है? देखो, संभर मतलब भरना, जल को भरना। तो इससे क्या लाभ है? देखो, भू जल स्तर नीचे हो जाता है। देखो, भरना है इसका मतलब जल स्तर नीचे तो नहीं जाएगा पक्का पक्का, भू जल स्तर बढ़ जाता है, मतलब ये सही हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, भू जल स्तर जो है बढ़ जाता है। इससे वैश्विक उष्मा, देखो उष्मा का कोई लेना देना नहीं है जल धरती के अंदर भरने से। टिहरी बांध बना है, निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बना है? तो देखो, टिहरी बांध जो बना है वो बना है गंगा नदी के ऊपर। कौन से नदी पर है? तो ये है गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है वो बना हुआ है नर्मदा नदी के ऊपर। किसके ऊपर? नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है। उसके बाद में देखो, 1970 के प्रारंभिक दशक में चिपको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? देखो, गढ़वाली क्षेत्र के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब एक चीज और याद रखना कि ये हुआ कब था? तो ये था 1970 के अंदर ये हुआ था। संसाधन प्रबंधन का अर्थ है कि उनका उपयोग, ठीक है, संसाधन प्रबंधन जो है उसका मतलब कि एक संतुलित वे के अंदर संसाधनों का उपयोग लिया जाए, उनका दोहन ना किया जाए। ठीक है। तो कहां पर? गांव में रहने वाले करें, शहर में रहने वाले करें, सभी वर्गों में समान रूप से करें। तो भाई ये तो सभी वर्गों वालों को ही करना चाहिए, संसाधन प्रबंध हर इंसान को करना चाहिए, तो सभी वर्गों में समान रूप से हो। देखो, वृक्ष प्रमुख परितंत्र का संख्या का पिरामिड किस प्रकार का होता है? देखो, अपने को देखना है वृक्ष का जो परितंत्र संख्या पिरामिड कैसा होना चाहिए। देखो, वृक्ष होता है एक, ठीक है, एक वृक्ष होता है। ठीक है, ये होता है अपना वृक्ष। ठीक है, ये वृक्ष है। अब इसके ऊपर बहुत सारे पशु पक्षी जो है वो निर्भर रहते हैं, फिर उन पशु पक्षी के शरीर में बहुत सारे परजीवी जो है वो निर्भर रहते हैं। इसका मतलब एक एक पर बहुत सारे, पर बहुत सारे, मतलब ये जो है, अब देख लो पिरामिड ये कैसा बना है, कम ज्यादा ज्यादा, मतलब उल्टा पिरामिड जो है वो बनता है, वृक्ष का उल्टा पिरामिड बनता है। ठीक है। और ऐसे ना याद रहे तो ये देखो, ये यहाँ पर क्या है, ये ऐसा इतनी सी आकृति है, उसके बाद में ये देखो आकृति बढ़ती जा रही है वृक्ष की, तो पिरामिड कैसा बन गया? ये उल्टा पिरामिड बन गया। तो याद रखना, उल्टा पिरामिड। अब देखो, ये वाला प्रश्न जो है वो कई बार आ चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र में दो अवयव होते हैं, एक तो होता है जैविक और एक होता है अजैविक। फोर्थ ऑप्शन जो है ये बिल्कुल अपना सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जैविक व अजैविक। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? देखो, जैसे मान लो एक कोई जीव होता है, जैसे मान लो कुत्ता जो है वो मर जाता है, ठीक है, कुछ दिनों बाद में वहां पर कुत्ता दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काम करने वाले मजदूर बहुत ज्यादा हैं, मतलब कि इस कुत्ते को खत्म करने वाले छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जो होते हैं, वो जीवाणु जो होते हैं, वो इसको खत्म करने वाले बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो सर्वाधिक संख्या किसकी होगी? वो अपघटित करने वालों की होगी, मतलब मरने के बाद में क्या होता है, उसका अपघटन होता है। ठीक है। तो अपघटन करने वालों की संख्या क्या होती है? सर्वाधिक होती है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य होता है, देखो, उपभोक्ता, उत्पादक व उपभोक्ता दोनों, उत्पादक व अपघटक दोनों, या फिर उत्पादक।
देखो अपघटक तो नहीं होता। अपघटक क्या होता है, मरे हुए जीव जंतु को सड़ा गलाकर खत्म करने वाले होते हैं, वो अपघटक होते हैं। तो ये ऑप्शन तो अपना बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। और उत्पादक नहीं होता, क्योंकि जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक है, वो कोई चीज बनाते हैं, लेकिन हम तो केवल उपभोग करते हैं, इसलिए उपभोक्ता फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 95 के बाद में क्वेश्चन नंबर 96। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है। भाई उत्पादकता का सीमा कारक ये डायरेक्ट अपने को याद करना है कि इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन मृदा है, प्रकाश है, जल है और वायु है, ठीक है। प्रकाश मिलना, उत्पादकता अधिक होने के लिए प्रकाश मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब करते हैं, जब उनको प्रकाश मिलता है। पेड़ पौधों को जब घर के अंदर जनरली रखा जाता है और उनको धूप भी नहीं दिखाई जाती, तो वो जो है वो अच्छा उत्पादकता नहीं देते हैं। मतलब प्रकाश जो है वो उत्पादकता की सीमा का कारक है। अब देखो, शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने दिया, तो रिटर ने दिया, ठीक है। अब एक चीज और, ये पारिस्थितिकी वाला टॉपिक है, ये रीट के अंदर भी लगता है, तो वैसे याद कर सकते हैं पारिस्थितिकी रिटर, पारिस्थिति रिटर। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटक होते हैं। देखो पहले पादप और जंतु है, पेड़ व खरपतवार है, भूमि व जल है, ठीक है। लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा अपना, जैविक व अजैविक। ये अपने को डायरेक्ट याद करना है, कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन जो है अपने साइंस की क्लास में डिस्कशन इसका कर चुके हैं। पहले ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में किया, फिर ऑब्जेक्टिव में किया, फिर उसके बाद में मिक्स क्लास आई, तब ये क्वेश्चन फिर से आ गया था। एक बार जो एमसीक्यू क्लास प्रीवियस ईयर की आई उसके अंदर भी ये क्वेश्चन अपने आ चुका है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99। अब देखो ये क्वेश्चन भी जो है पेपर में पूछा जा चुका है, और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार अपने पहले आ चुका है। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता का अगले स्तर तक पहुंचाती है, कितना पहुंचाती है, तो 10% जो है वो पहुंचाती है। कितना, 10% जो है वो पहुंचाती है। ठीक है। जलीय परिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है शैवाल व कवक, सेकंड ऑप्शन है शैवाल व जीवाणु, थर्ड ऑप्शन है जीवाणु व कवक, फोर्थ ऑप्शन है पलवक व जीवाणु, ठीक है। तो इसके अंदर अपना थर्ड ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट होगा। जलीय परिस्थितिकी है तो इसके अंदर देखो जीवाणु होते हैं और क्या होते हैं उसके अंदर, कवक पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु और कवक उसके अंदर पाए जाते हैं। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है। देखो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है, तो ये हो जाएगी परितंत्र। ये जो होती है क्या होती है, क्रियाशील इकाई होती है। अब देखो तप्त स्थल नाम किसने दिया, तप्त स्थल जो नाम दिया था वो किसने दिया। फर्स्ट ऑप्शन अर्नेस्ट हैकल ने, सेकंड एजी टेंसले ने, थर्ड ऑप्शन है वाल्टर जी रोस्ने ने या नॉर्मन मेयर ने। तो नॉर्मन मेयर ने जो है वो तप्त स्थल नाम किसने दिया, तो नॉर्मन मेयर ने तप्त स्थल नाम दिया। क्वेश्चन ये भी जो है वो पूछा जा चुका है। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये आया है 10th क्लास के 5वें लेसन पारिस्थितिकी तंत्र से। ये क्वेश्चन जो है अपना पूछा गया है। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है। देखो शंकुधारी वन अपने को ढूंढने हैं, शंकुधारी वन इसमें अपने को ढूंढने हैं इस तरीके से। तो ये होते हैं अपने, फर्स्ट ऑप्शन है तुलसी, सेकंड है अदरक, फोर्थ है काला जीरा और थर्ड है देवदार। तो जो है देवदार जो होते हैं वो होते हैं शंकुधारी वन, इनको बोला जाता है। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित होता है। देखो इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, कुनु, कान्हा, पेंच, सतपुड़ा, बांधवगढ़, ठीक है। ये जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। देखो कान्हा जो है एमपी के अंदर है, बांधवगढ़ है, पेंच है, लेकिन
ताडोबा, ये जो है ये अपने जो है वो एमपी के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अपने को वही देखना था जो एमपी के अंदर नहीं है, और ये भी क्वेश्चन जो है वो 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है चलते हैं 105 के ऊपर। ठीक है, देखो, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? ठीक है, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? मृदा निर्माण द्वारा, मृदा अपरदन की रोकथाम, बिल्कुल मृदा अपरदन की रोकथाम जो है वो बिल्कुल जरूरी है। अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, पुनर्चक्रण भी जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिक की पदार्थ होते हैं उनको अपघटित नहीं किया जा सकता, तो उनका क्या किया जाता है, उनका पुनर्चक्रण किया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फसलों का परागकण, बिल्कुल फसलों का परागकण भी अत्यधिक उपयोगी है। तो इसके अंदर देखो चारों ऑप्शन जो है वो अपने सही हो जाएंगे। ठीक है, हाँ अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर भारतीय वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1972, कई बार ये क्वेश्चन जो है अपने क्लास के अंदर यहाँ पर आ चुका है। कब लागू हुआ? तो 1972। ये अपने जीके के अंदर भी जो है पेड़ पौधों से संबंधित एक टॉपिक आता है वनस्पति, तो उसके अंदर भी ये आपने कई बार पढ़ा होगा 1972। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तप्त स्थल है? अब देखो तप्त स्थल जो है, अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि तप्त स्थल नाम किसने दिया। ठीक है, तो अब आप फिर से जो है वो यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं कि तप्त स्थल जो नाम है वो किसने दिया। ठीक है, तो देखो भारत में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में जैव विविधता तप्त स्थल है? ठीक है, तो ये भी अपने 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये है पश्चिमी घाट के अंदर जो है वो जैव विविधता तप्त स्थल उसको बोला जाता है। और ये किसने दिया? नॉर्मन मेयर, ये शब्द किसने दिया? नॉर्मन मेयर। अब देखो ये आपने जो है जीके के अंदर शब्द पढ़ा होगा, ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड या क्वींसलैंड। ठीक है, तो ये है अपने क्वींसलैंड के समीप। कहां पर है? क्वींसलैंड के समीप पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? देखो जीवाणुओं से नष्ट जो है गोबर जो होती है उसको सड़ा गलाकर जो है जीवाणु द्वारा ही वो खाद के रूप में बनाया जाता है। और साथ ही साथ में गोबर के अंदर तो वो एक केंचुआ होता है, तो केंचुआ भी खाद बनाने का कार्य किया जा सकता है, करता है। तो वो नष्ट तो इसको किया जा सकता है, खाद्य पदार्थ को भी किया जा सकता है, पत्तियों को भी सड़ा गलाकर इसकी खाद बनाई जाती है, लेकिन प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा फेमस है, उत्तराखंड का जिंक कॉर्बेट। ठीक है, तो उत्तराखंड के अंदर स्थित है जिंक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहला राष्ट्रीय उद्यान है भारत का। अब ये देखो कान्हा, ये कान्हा कहां पर है? मध्य प्रदेश, गिर गुजरात, काजीरंगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 111, जैव विविधता का संबंध है। देखो जैव विविधता का मैंने बताया कि ये पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों से संबंधित होता है। तो वन्य जीवों से विविध रूपों में, वन्य जीवों से है, बिल्कुल है। वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से, बिल्कुल पेड़ पौधों से भी है और जीवों दोनों से ही है। तो प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणी व पेड़ पौधे, बिल्कुल ये ऑप्शन जो है ये अपना सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे, केवल पेड़ पौधे नहीं, पेड़ पौधों के साथ में प्राणियों से भी ये संबंधित होता है। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन, ये देखो मैंने बोला था आपको कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखो ये क्वेश्चन, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है। तो ये 10% अपने इस क्लास में एक बार पहले प्रश्न ये आ चुका है और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा गया
प्रश्न है। कैप्टाफोल क्या है? ये एक फफूंदनाशी, ये क्या है? ये एक फफूंदनाशी जीव होता है। ठीक है, कैप्टाफोल क्या है? एक फफूंदनाशी होता है। ठीक है, अब देखो कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया? ये देखो हेडमास्टर 2018 के अंदर अपने टीचिंग का ही एक अच्छे लेवल का एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड से ऊपर की पोस्ट इसके अंदर मिलती है हेडमास्टर की। ठीक है, देखो कौन सा वर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया? तो 2010 को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। बायोमास के अंदर शामिल नहीं है। देखो लकड़ी, कृषि, गोबर या धातुएं। देखो देखो कृषि अपशिष्ट बायोमास में शामिल होता है। ठीक है, गोबर शामिल होता है, लकड़ी भी शामिल होती है, लेकिन धातुएं इसके अंदर शामिल नहीं होती। क्या नहीं शामिल होती है? तो सी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो टोटल मिलाकर अपने इसके अंदर 115 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बनते थे, और सभी 115 क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, इसको कवर किया गया है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर थ्योरी की जरूरत नहीं थी, जैसे जीके वाले, जीके की टाइप के जो क्वेश्चन थे, पर्यावरण के जो क्वेश्चन थे, उसमें थ्योरी नहीं दी जा सकती। अब किसी ने कोई खोज की है तो उसके अंदर भी आपको थ्योरी नहीं बताई जा सकती, तो अपने को वो डायरेक्ट याद करने हैं, और जहां पर आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती थी वो पूरी की पूरी थ्योरी हमने यहाँ पर जो है वो कवर किए। अब उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपको इस क्लास से मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।